गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं। तो आपने कल पढ़ा ट्रायंगुलर लॉ भी पढ़ा और ट्रायंगुलर लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ भी आपने पढ़ा। ये दोनों ही लॉ दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ कब यूज़ होगा? अगर हमारे पास वेक्टर की अरेंजमेंट ऐसे है ना, जिसे हम बोलते हैं सेम ऑर्डर में। सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे है तो हम ट्रायंगुलर लॉ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, ये दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ए इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा वेक्टर बी उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और उनके बीच में कोई एंगल है। इस केस में आप क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसी को ही रिजल्टेंट मानेंगे। और चाहे ट्रायंगुलर लॉ है या पैरेललोग्राम लॉ है, रिजल्टेंट किसके बराबर रहता है? पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसकी कॉस वैल्यू। तो कभी भी अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना होगा तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते टाइम पे उनके बीच में एंगल भी देखा जाता है और इस फार्मूले से वो दोनों ही क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। जहाँ मैं केस लेता हूँ कि कुछ ऐसे एक दो केस हैं जिनमें हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास जिन दो वेक्टर को ऐड करना है वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, है ना। तो पैरेलल के केस में थीटा हमेशा 0 डिग्री माना जाता है और जब 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो यही आर हमारे पास क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर 2ab, है ना। तो जब आप इसे निकालेंगे तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो r इजकल टू a प्लस बी। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर को अगर आपने ऐड करना है तो उनका जो रिजल्ट है आप सीधा दोनों का सम कर दीजिए, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ये एक बॉडी है ना, इस बॉडी पे ये दो फोर्सेस आ रही हैं, एक 5 न्यूटन और एक 10 न्यूटन। मैं बोलूँगा टोटल फोर्स कितनी आ रही है इस बॉडी पे, तो आप देखेंगे दोनों पैरेलल हैं, फोर्स लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं। तो टोटल फोर्स आप सीधा दोनों को ऐड कर दीजिए, आप बता सकते हैं कि टोटल फोर्स इतनी आ गई और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो ये आ गया। सेकंड केस में अगर लेता हूँ कि अगर मान के चलो जिन दो वेक्टर को मैंने ऐड करना है ना, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल हो गया, एक अगर इस तरफ लग रहा है दूसरा वेक्टर इस तरफ लग रहा है। तो इस केस में आपने देखा थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा और याद रखिए cos 180 डिग्री की वैल्यू जो है -1 आएगी। तो इसी फार्मूले में अगर जो मैं cos थीटा की जगह पे cos 180 जिसे -1 पुट करूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस क्यों बनेगा, आप देख रहे हैं इधर cos थीटा मीन्स cos 180 -1 तो -2b। और जब आप इसे देख पा रहे हैं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये सीधा आप दोनों को माइनस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हों तो नेट फोर्स जो है उन दोनों को सीधा माइनस करके हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दो वेक्टर, एक इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और दूसरी इस तरफ, तो जो वेक्टर फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं बोलूँगा इस पे नेट फोर्स कितनी हो गई। तो आप सिर्फ ये देखिएगा कि फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो नेट फोर्स के लिए आप 10 न्यूटन पॉजिटिव साइड है ना, और प्लस और 5 न्यूटन अगर माइनस नेगेटिव साइड है। तो आपने देखा दोनों को आप डायरेक्ट माइनस ही करना पड़ा, लेकिन नेट डायरेक्शन किस तरफ होगी, जो बड़ी फोर्स है उस तरफ नेट डायरेक्शन होगी। जैसे 10 न्यूटन बड़ी फोर्स थी तो नेट फोर्स इस तरह आ जाएगी। अगर मान के चलो कि 5 न्यूटन इधर से आती और 10 इधर से आती तो तब भी नेट रिजल्ट 5 न्यूटन ही रहना था, डायरेक्शन उसकी
बड़ी फोर्स की साइड हो जाएगी। मैं थर्ड केस अगर लेता हूँ कि मान के चलिए कि जिन दो वेक्टर को आपने ऐड करना है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे हैं। तो जब मैं cos 90 की वैल्यू पुट करूँगा वो तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये थर्ड टर्म, ये टर्म जो है 0 बन जाएगी, है ना। तो तब हम इस तरीके से उनको ऐड कर सकते हैं। इस पे भी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मान के चलें कि हमारे पास एक फोर्स लग रही है ना। मैं इस तरीके से लेता हूँ, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग 3 Newton towards east and 4 Newton towards चलिए नॉर्थ ले लेते हैं, ऑन वाडी। तो एक वाडी पे दो फोर्सेस आ रही हैं। एक फोर्स जो है 3 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट, तो मान के चलिए कि ये हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स आई टूवर्ड्स ईस्ट और 4 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। तो समझिए कि इस तरीके से। तो अगर हम क्या करें, जहाँ पे दोनों के बीच में अगर ये 90 डिग्री एंगल है, अगर हमें ये नहीं भी देख रहा हो तो सीधा आप देखिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर। मैं इस फार्मूले को लेके चल रहा हूँ। तो नेट फोर्स, पहली फोर्स इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इट मीन्स √25 इट मीन्स 5 न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं, उनका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए मान के चलो कि अब कोई भी दो वेक्टर आ रहे हैं, है ना, फोर्थ पार्ट। तो एट एनी एंगल इन 3 एंगल को छोड़कर, एक्सेप्ट नहीं तो 0 डिग्री, नहीं 180 डिग्री एंड नहीं 90 डिग्री, इन 3 एंगल को छोड़कर कभी भी आएगा तो तब आपको शॉर्टकट नहीं, फिर आपको इसी मेथड से ही जाना पड़ेगा। दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके सम 2ab और उनके बीच में जो भी एंगल दिया गया होगा तब आप इस फार्मूले से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए मैं एक जहाँ क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस लेकिन एक्टिंग राइट एंगल टू वन अनदर इज 14.14 न्यूटन, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो पहले आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हैं, कितने एंगल पे लग रही हैं, 90 डिग्री पे लग रही हैं, और उनका जो रिजल्ट निकलता है वो 14.14 निकलता है। तो बताइए कि वो दो फोर्सेज हैं, उनका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या उनका मैग्नीट्यूड 5 होगा, क्या उनका मैग्नीट्यूड 10 होगा, क्या उनका मैग्नीट्यूड 20 होगा। लेकिन जो भी दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल है ना। तो निकालते टाइम पे मैं ऐसे करता हूँ, एक फोर्स को F1 मानता हूँ, दूसरी फोर्स को F2 मानता हूँ, और मान के चलिए कि दोनों फोर्स इक्वल है और उसे मैंने x के बराबर ले लिया, है ना। तो सिंस अगर नेट फोर्स निकालनी है तो पहले तो मैं ला कहता है पहली फोर्स का स्क्वायर दूसरी फोर्स का स्क्वायर 2 टाइम दोनों फोर्स की प्रोडक्ट जितना उनके बीच में एंगल है। तो एंगल तो जहाँ 90 है तो मैंने जहाँ एंगल 90 पहले पुट कर दिया, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है F1 एंड F2 आर एट
राइट एंगल टू ईच अदर, है ना, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब ये रिजल्ट आपको दिया गया है कितना, 14.14, है ना। F1 को भी x पुट करें, F2 को भी x, इट मीन्स x का स्क्वायर 2, जहाँ पे भी मैं x लिखता हूँ, जहाँ पे भी x लिखता हूँ, जब cos 90 है तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा ही हमारे पास 0 हो गया। इट मीन्स 14.14 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर। इट मीन्स 14.14 √2 इंटू एक्स। तो हमें तो x निकालना, x इज इक्वल टू 14/14 अपॉन √2। तो 14/14 √2 क्या होता है, 1.414। तो जब आप इसे निकालेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हमारे पास 10 निकलता है। देयरफॉर दोनों फोर्स, पहली फोर्स और दूसरी फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल हैं और वो 10 न्यूटन के बराबर हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मान के चलें कि एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ इस तरीके से कि हमारे पास क्या है कि दो फोर्सेस दी गई हैं, दो फोर्स का रेशो हमारे पास 3:5 दिया गया है ना, और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री दिया गया है, और आपको बताना है फाइंड F1 एंड F2 क्या मैग्नीट्यूड रहेंगे। तो जहाँ दोनों, इस क्वेश्चन में दोनों फोर्स का रिजल्ट दिया था, जहाँ दोनों फोर्स का रिजल्ट भी दिया गया है, दोनों फोर्स का रिजल्ट जो है वो 35 न्यूटन है, दोनों फोर्स की जो रेशो है 3:5 है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो बताइए, तो आप लेट कर लीजिए, लेट फोर्सेस भी, ए को मैं 3x ले लेता हूँ और एक फोर्स को मैं 5x ले लेता हूँ, है ना, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3:5, तो ऑटोमेटिकली पहली फोर्स भी निकल आएगी, दूसरी फोर्स भी निकल आएगी। तो सिंस रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास है पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर टू दोनों फोर्स की प्रोडक्ट कॉस ऑफ जितना उनके बीच एंगल है। तो F जो है हमारे पास 35, पहली फोर्स हमारे पास 3x उसका स्क्वायर, दूसरी फोर्स हमारे पास 5x उसका स्क्वायर, फिर 2 3x 5x और cos ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो दिस इज 35, 9x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30x का स्क्वायर और cos 60 मीन्स 1/2, है ना। तो 1/2 मीन्स कि 15x का स्क्वायर आ जाएगा ये भी। तो जब आप टोटल सम करेंगे तो एक हमारे पास 9x स्क्वायर आया, एक हमारे पास 25x स्क्वायर आया और एक हमारे पास 15x स्क्वायर आया, है ना। तो ये 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 प्लस 9 30, है ना। तो 30x का स्क्वायर 130x का स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप कैसे आप निकाल सकते हैं आगे कि ये हमारे पास 35 130x स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम जब निकालना होगा आगे, तो ये हमारे पास 130 पे अंडर रखें और x को आप बाहर ले जाएं। तो इट मीन जब x निकालेंगे 35 अपॉन अंडर 130, तो ये दिस इज नॉट 135 इधर 49x स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज 7x। तो x इज इक्वल टू 35/7, तो दैट इज 5। तो x इज 5, देयरफॉर टू फोर्सेस आर, तो F1 3x 3 इंटू 5 दैट इज 15 न्यूटन एंड F2 5x 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन, और दोनों का अगर हम सम करें तो 35 न्यूटन भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को निकाल। तो इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मान के चलें कि हमारे पास ये एक वाल है और क्या दिया गया आपको, 3 फोर्सेस पे आ रही हैं 3 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट। तो एक
3 न्यूटन फोर्स आ रही है टूवर्ड ईस्ट, है ना, ये ईस्ट होता है इस तरफ। उसके बाद ये वेस्ट और ये नॉर्थ, ये साउथ ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद 11 न्यूटन ड्यू टू साउथ, तो ईस्ट वेस्ट 11 न्यूटन फोर्स आ रही है हमारे पास कि सिर्फ ड्यू टू साउथ, ये 11 न्यूटन हो गया। और उसके बाद हमारे पास 5√2 ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट ना, अगर यही फोर्स मैं आगे लेके चले जाऊँ तो ये ईस्ट की तरफ ये हो गई, इट मीन्स 3 न्यूटन, और ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो एक फोर्स कितनी आ रही है 5√2 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो इसको मैं वापस री अरेंज करके लिखूं तो इस तरीके से है, एक फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन इधर, है ना, एक फोर्स हमारे पास 11 न्यूटन इधर, और एक फोर्स हमारे पास 5√2 न्यूटन इधर। तो ये एंगल हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट में 90 है। तो जब भी आपको बोले नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, तो वो समझिए कि वो बिल्कुल इन बिटवीन ही एंगल आपने लेना है, जहाँ तो एंगल दिया गया होना चाहिए कितने एंगल पे ले रहे हैं आप। अगर नहीं ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 45 ले लें। 45 क्यों ले लें? क्योंकि 45 पे साइन थीटा कास थीटा दोनों ही वैल्यू बराबर होती हैं। अब आपने रेजुलेशन, चलिए कंसेप्ट तो अभी पढ़ना हमने, लेकिन छोटा सा आइडिया आपको देता हूँ। कभी भी कोई फोर्स जो है किसी एंगल पे आ रही हो तो वो दो कंपोनेंट में जाती है। एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा इस तरफ, वो क्या बनेगा 5√2, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कास में जाता है, और एक इधर वो बन जाएगी 5√2 साइन ऑफ 40 डिग्री। तो देखिए आप, अलोंग ईस्ट में दो फोर्स हैं, है ना। एक फोर्स तो आप देख रहे हैं कितनी 3 न्यूटन, और एक फोर्स आप देख रहे हैं 5√2 कॉस ऑफ 45। तो कॉस ऑफ 45 भी 1/√2 होता है। तो ये भी फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन हुई। तो टोटल फोर्स अगर हम देखें तो दोनों ही पैरेलल हैं, तो 8 न्यूटन हो गए। इट मीन्स इस तरफ टोटल फोर्स जो है 8 न्यूटन आ गई। इस तरफ तो पहले ही 11 न्यूटन फोर्स है। अब हम इसे देखते हैं अलोंग नॉर्थ। अलोंग नॉर्थ कितनी फोर्स आ रही है? तो 5√2 साइन 45। तो साइन 45 भी 1/√2, तो अलोंग न्यूटन ये भी 5 न्यूटन, तो इस तरफ भी 5 न्यूटन फोर्स आ रही है। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करके ये आ गया। अब इसमें क्या करना कि आपने पहले वो रिजल्ट निकालना, ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो पहले आप इनको माइनस कर लीजिए। तो ये हमारे पास 8 न्यूटन, 11 न्यूटन और 5 न्यूटन, है ना। इट मीन्स नेट फोर्स बड़ी साइड ही रहेगी, तो दोनों को आप माइनस कर सकती हैं। क्यों माइनस किया आपने? क्योंकि अभी मैंने बोला कि अगर एंटी पैरेलल है सीधा माइनस कर दो, है ना, अगर पैरेलल है सीधा प्लस कर दो। अब हमारे पास लेकिन ये तो 90 डिग्री पे हैं। अब ये नेट फोर्स आपको निकालनी होगी। तो पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर, इससे आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि cos 90 ख़त्म हो जाना है वो कंपोनेंट। तो पहली फोर्स इट मीन मान के चलिए 6 का स्क्वायर, और जहाँ पे 8 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 36, और ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 100। तो टोटल फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन आ गई। तो ये था मेथड कि एक से ज़्यादा फोर्सेज अगर आ रही हो तब आपने उनको कैसे निकालना है। तो 2-3 चीज़ें आपने दिमाग में रख के चलिए। कभी भी डायरेक्शन लेनी होगी, इस तरफ ईस्ट लेना, इस तरफ वेस्ट लेना, और इसी तरफ नॉर्थ लेना, इसी तरफ साउथ लेना, है ना। कभी भी दोनों फोर्स दोनों ईस्ट की तरफ आ रही हैं, सीधे ऐड कर देना। एक ईस्ट की तरफ आ रही है, एक वेस्ट की तरफ आ रही है, सीधा माइनस कर देना। एक ईस्ट की तरफ आ रही है, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इस फार्मूले से, क्योंकि परपेंडिकुलर ट्रीट होगा। और कभी भी अगर आपको बोला जाए कि एक फोर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो इट मीन्स जहाँ पे है। ईस्ट साउथ की तरफ है, इट मीन ये है। वेस्ट साउथ की तरफ है, ये है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ये है। अगर आपको एंगल नहीं दिया गया है तो उस फोर्स का ऑटोमेटिकली एंगल आप 45 डिग्री ले लें। हाँ, अगर आपको एंगल दिया गया कि नॉर्थ साउथ की तरफ फोर्स एट 30 डिग्री, ये एट 60 डिग्री, अगर 30 डिग्री होगा तो ईस्ट की साइड पे आएगी, है ना। अगर 60 डिग्री होगा तो नॉर्थ की साइड ज़्यादा रहेगा।
फिर कभी भी दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये हमारे पास फोर्स आ रही थी कितनी, 5√2 न्यूटन 45 डिग्री पे। तो उस समय क्या किया जाएगा, इस जो फोर्स आ रही है वेक्टर क्वांटिटी कभी भी 0 डिग्री से बड़ा एंगल और 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रही होगी, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का कुछ पार्ट जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मीन्स ईस्ट की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस मीन्स वेस्ट की तरफ जाएगा। याद रखें ईस्ट की तरफ कितना पार्ट जाएगा, तो ईस्ट की तरफ पार्ट जाएगा जो फोर्स है और जितना एंगल बना रही है उस एंगल का कॉस थीटा, और वेस्ट की तरफ कितना जाएगा जो फोर्स है और कितना एंगल बना रही है उसका साइन थीटा ले लीजिए। यही लॉजिक मैंने ऊपर यूज़ किया था, और जिसके कारण क्या हो गया, तीन फोर्सेस की पहले आपने देखा कि तीन फोर्सेस को आपने ऐसे उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करके नेट रिजल्ट ये आ गया, दोनों ही एंटी पैरेलल हैं, इनको माइनस कर दिया। और मैंने ये भी बोला कि दोनों फोर्स को माइनस कर देना है, और जो बड़ी फोर्स रहेगी वो डायरेक्शन आपने रखना। जैसे 5 न्यूटन ऊपर की तरफ थी, ये 5 न्यूटन, ये 11 न्यूटन, तो दोनों एंटी पैरेलल थी, दोनों को माइनस कर दिया, बड़ी 11 न्यूटन थी तो नेट फोर्स हमने ये लगा दी, है ना। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।